Now, we begin with the socio-religious reforms. Reforms. और इस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, आई मीन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, क्योंकि तो भी पूछ देता है. वी टॉक अबाउट द कॉजेस. सबसे पहले, है ना, क्यों ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए. व्हेन यू टॉक अबाउट द कॉजेस, तो पहला कॉज जो हमारे जहन में आता है, जो कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द इंग्लिश लैंग्वेज. अब देखिए, इस इंग्लिश लैंग्वेज ने कहां तक एक सोशल अवेकनिंग में काम किया. फर्स्टली, English served as a link language, a lingua franca for the whole country. Prior to the introduction of English, a person from Tamil Nadu found it difficult to converse with a person from Northwest Frontier Province, or for that matter, Punjab. Once when English was introduced as a link language, it became a connecting language, the lingua franca of the entire British Indian Empire. देखिए, पहले भी क्लासिकल लैंग्वेजेस थे, जैसे हर पढ़ा लिखा आदमी संस्कृत जानता था या पर्शियन जानता था. ये दोनों क्लासिकल लैंग्वेजेस थे. लेकिन संस्कृत और पर्शियन का जो पेनिट्रेशन था, वो उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि अंग्रेजों ने अंग्रेजी को इंट्रोड्यूस करके मीडियम ऑफ इंटरेक्शन, medium of what do you call that, instruction बना दिया. तो इससे ये फायदा हुआ कि अब इस लिंक लैंग्वेज के डेवलप हो जाने से एक सेंस ऑफ नेशनल इंटेग्रिटी या एक नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप हो गया है. थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, ऑल एजुकेटेड इलीट्स, all people who did matter in society, उन सबका लिए एक ये प्रकार से मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बन गया. तो पहला चीज तो ये. दूसरा चीज, वंस द इंडियंस बिकेम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, तो वो वेस्टर्न लिबरल साइंसेस में मतलब उसका नॉलेज उनको होने लगा वेस्टर्न लिबरल साइंसेस में. तो देखिए, अब द कंसेप्ट्स ऑफ द फिलोसफीज ऑफ स्पिनोजा, ह्यूम, कांट, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, जीन जैकेस रूसो, है ना, और आपका जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन, ये तमाम वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे जिन्होंने आधुनिकता और एक समतावादी समाज की का चिंतन किया. वो हम लोग को इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से ही मिल पाया, क्योंकि ऑल राइटिंग्स वर अवेलेबल इन द इंग्लिश लैंग्वेज. ट्रांसलेशन का वो लेवल नहीं था कि उस समय तक कोई इंडियन लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट कर दे. तो नेचुरली, यू नो, द इंडियन social reformers, they were introduced to liberal and modernized ideas of a modern society, है ना. अच्छा, अब यहाँ से थर्ड क्लॉज पे आते हैं हम लोग कि इन आइडियाज ने इंडियन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया. दादा भाई नौरोजी ने अपनी फेमस किताब, कौन सी किताब उन्होंने लिखा था, किताबें तो बहुत लिखी थी, जो उनकी सबसे फेमस किताब है वो कौन सी है, मैंने आपको बताया है. हाँ,
पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। तो दादा भाई नौरोजी इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, में वो लिखते हैं कि न्यू लाइट हैज बीन शावर्ड ऑन अस, टीचिंग अस द न्यू विजडम दैट किंग्स आर मेंट फॉर पीपल एंड नॉट द पीपल फॉर किंग्स। राजा प्रजा के लिए होता है, प्रजा राजा के लिए नहीं होती है, ठीक है। in another context, Norozi quotes the Western philosopher Thomas Paine: "The king who tramples upon the sacrosanct rights of his subjects is not a king but a crowned ruffian." वो राजा जो अपने प्रजा के पवित्र अधिकारों का दमन करता है, उनको कुचलता है, वो राजा नहीं है, एक ताजधारी गुंडा है ना। तो एक ताज पहना हुआ गुंडा है। तो इस तरह के फिलोसफी, इस तरह के सोच हम लोग को वेस्टर्न फिलोसोफर से मिले। बिकॉज ऑफ द knowledge of English, we were aware with the ideals of the American Declaration of Independence, जो कि एक समतावादी समाज की बात करता है, that all men are born equal and are endowed among other things the right to life, liberty and the pursuit of happiness. तो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के आइडियल से परिचित हुए। फ्रेंच रेवोल्यूशन के द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द चार्टर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मैन एंड सिटीजन, है ना। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो है चार्टर था, ये क्या क्या आपको अधिकार दिए जाते हैं, ये रेवोल्यूशन ने डिक्लेयर किया था, ठीक है। ये हम लोग को वाकिफ हुआ। हम लोग जो है इटालियन यूनिफिकेशन से वाकिफ हुए। गैरिबाल्डी मैज़नी मतलब सॉरी जिसेप मैज़नी और गैरिबाल्डी के क्रांतिकारी विचारों से हम लोग वाकिफ हुए, है ना। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से वाकिफ हुए, कैसे एक बिखरा हुआ राष्ट्र एक हो गया। तो ये सब चीजें हम लोग इंग्लिश एजुकेशन के ही माध्यम से सीखे। चौथी चीज ये है कि इंग्लिश एजुकेशन ने एक ऐसा तबका तैयार किया भारत में, एक ऐसा सामाजिक तबका जो कि प्रोग्रेसिव था, फॉरवर्ड लुकिंग था, कैथोलिक था, जाति पाति धर्म संप्रदाय के तकियानूस बंधन में बंधने वाला नहीं था, ठीक है ना। और इस तबके ने भारतीयों के लिए एक आदर्श और अनुप्रेरणा का काम किया, है ना, कि ये मजहब और मिल्लत, जाति धर्म संप्रदाय नस्ल के ऊपर उठ के कैसे इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे समाज में और जीवन में प्रगति किया और कैसे वो भारतीयों के लिए एक आदर्श बन गए, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे कि आपको टिपिकल एग्जांपल बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो पहले प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बैनर्जी साहब जो है वो बंगाली भद्रलोक थे, सनातनी हिंदू थे। उनकी वाइफ हेमांगनी बैनर्जी क्रिश्चियन कन्वर्ट थी, है ना। और खुद जब उमेश चंद्र बैनर्जी लंदन में मरे, अरे ब्रिटेन में 1906 में, तो प्रीवी काउंसिल लंदन में प्रैक्टिस करते थे, तो उनका जो बरियल राइट्स वो उनको इंग्लैंड में ही दफनाया गया। क्योंकि अब उस समय देखिए जहाज वगैरह इतना स्लो चलते थे, पानी की जहाज से आना था तो 1.5 महीना 2 महीना लगता था ब्रिटेन से इंडिया आने में, तब तक लाश सड़ जाती, तो वहीं उनको उनका दाह संस्कार कर दिया गया। लेकिन दाह संस्कार उनका हिंदू रस्मों रिवाज से नहीं किया गया, उनका एंग्लिकन प्रोटेस्टेंटिज्म से किया गया। उनको क्राफोर्ड
सरे में, क्रॉयडन सरे में उनको दफनाया गया है ना। वैसे ही राजा राम मोहन राय, इनको आर्नोस विला सेमेट्री जो है ब्रिस्टल में दफनाया गया, मतलब इंग्लिश उससे। तो उनकी धर्म क्या थी, जाति क्या था, संप्रदाय क्या था, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि वो जीवन में आगे बढ़े, ये समाज मतलब इन संकीर्ण दायरों से ऊपर सोचने के लिए उन्होंने देशवासियों को अनुप्रेरित किया और अपने माध्यम से उन्होंने देशवासियों को आगे बढ़ाया, है ना। अब इस केस में देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ इंडियंस जिन्होंने लाइफ में बहुत आगे काम किया, जैसे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले आईसीएस ऑफिसर थे। इसके बाद बिहारी लाल गुप्ता सेकंड हुए, तीसरे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुए, फोर्थ रमेश चंद्र दत्त हुए, है ना। तो और पांचवा अरुणेंदु राम बरुआ, है ना, वो पहले आईसीएस थे, इंडियन आईसीएस, जिनको कि जिले का चार्ज मिला है। अब तक आईसीएस को जिले का चार्ज नहीं मिलता था। तो ये लोग जीवन में आगे बढ़े और आगे बढ़ के जीवन में इन्होंने अपने देशवासियों के लिए एक अनुप्रेरणा का माध्यम बने। तो अर्ली आईसीएस, फर्स्ट सत्येंद्र नाथ टैगोर, सेकेंड बिहारी लाल गुप्ता, थर्ड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फोर्थ रमेश चंद्र दत्त, फिफ्थ अरुणेंदु राम बरुआ। अब सुरेंद्र नाथ टैगोर फर्स्ट आईसीएस थे, बिहारी लाल गुप्ता, इन्होंने, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हाँ, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल संबंधित, अभी मैं समझाऊंगा आपको क्या है इल्बर्ट बिल। नोट्स ऑन जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन। Surendranath Nath Banerjee, the first Indian to resign from the ICS. इन्होंने रिजाइन ही कर दिया, हाँ, रिजाइन फ्रॉम द आईसीएस। रमेश चंद्र दत्त बड़ा फेमस, इन्होंने किताब लिखी है, एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। The first to get charge of a district. अब देखिए, नोट्स ऑन जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या था, जब बिहारी लाल गुप्ता आईसीएस सिलेक्ट हुए थे तो मैजिस्ट्रेट बने। तब आईसीएस ऑफिसर, आज के तो आईएएस फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट नहीं होता है, सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1973 के बाद
अब आईसीएस मतलब आईएएस फर्स्ट क्लास, तो पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी होता था ना, बहुत पावर से। तो अब नहीं होता है, लेकिन तब ये था। तो नियम ये था कि अगर कोई इंडियन मैजिस्ट्रेट प्रेसिडेंसी टाउन में पोस्टेड है, अर्थात कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, तो वो जो है उसके कोर्ट में किसी यूरोपियन का ट्रायल हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर वो प्रेसिडेंसी टाउन के बाहर पोस्टेड है, जैसे मान लीजिए मालदा में हो, रांची में हो, मुजफ्फरपुर में हो, तो उसके कोर्ट में यूरोपियन का ट्रायल नहीं हो सकता। अब एक ही व्यक्ति एक परिस्थिति में यूरोपियंस का ट्रायल कंडक्ट करने के वाजिब समझा गया है, लायक समझा गया, दूसरे केस में नहीं। तो इसी पर उन्होंने एक नोट्स, ये ऑफिशियल नोट था, नोट्स ऑन जुडिशियल डिस्क्रिमिनेशन, न्यायिक भेदभाव पर टिप्पणी। अब ये वाकई में बड़ा माकूल प्रश्न था, विषय था। तो इसी के वजह से, इस नोट्स के वजह से सर कॉर्टेनी इल्बर्ट, ये लॉर्ड रिपन के अधीन वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लॉ मेंबर थे। इन्होंने ये एक बिल इंट्रोड्यूस किया, क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कि भाई ये न्यायिक प्रक्रिया में सुधार किया जाए और भारतीय मजिस्ट्रेट कहीं भी पोस्टेड हो उसको यह अधिकार, बराबर का अधिकार दिया जाए अंग्रेजी मजिस्ट्रेट की, उसके भी कोर्ट में यूरोपियंस का ट्रायल हो सके। तो ये बिल इसीलिए पेश किया गया था, इल्बर्ट बिल कहा जाता है। लेकिन जो देश के अंग्रेज थे उस समय, अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी भी, और बहुत अंग्रेज जो है व्यापारियों के रूप में बड़े बड़े कंपनियों को स्थापित किए देश में। भाई ये जितने भी आपके मारवाड़ी बिजनेसमैन हैं, चाहे वो जीडी बिरला हो, घनश्याम दास बिरला, चाहे वो जो है एक टाटा छोड़ के, टाटा ने कभी दलाली नहीं की है ना, चाहे आपके गोदरेज साहब हो, चाहे आपके गोयनका हो, चाहे मोदी हो, पोद्दार हो, है ना, सब ने इन अंग्रेजी कंपनियों के दलाल के रूप में अपना व्यापार शुरू किया था। बड़ी बड़ी अंग्रेजी कंपनियां थी, किलिक मिक्सन्स थी, बाल्मर लॉरी थी, सासुस थी, ब्रैडलेस था, है ना, तमाम कंपनियां थी जो कि उस समय ब्राउन एंड पॉल्सन था बटर और चीज वगैरह के लिए, है ना। तो इनको व्हाट डू कॉल दैट, अब अंग्रेज भाई बिजनेस कैपेसिटी में भी थे, है ना। तो सब ने इतना हो हल्ला मचाया, ये प्लान किया गया कि लॉर्ड रिपन जब शिमला से, देखिए शिमला कालका मेल ही जाती थी लेके, और कालका मेल ही लेके आती थी, इसीलिए इंडियन रेलवेज में कालका मेल को 1 और 2 का दर्जा दिया गया है ना, 1 अप 2 डाउन। इतने अंग्रेज साहिबान शिमला जाते थे, स्पेशली वायसरॉय, वो कालका मेल से ही जाता था। तो ये हुआ कि जब लॉर्ड रिपन वहां से चले तो उनके ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया जाए, है ना, और रिपन को हाईजैक कर लिया जाए। इतना क्रोधित थे अंग्रेज यहाँ से इस बिल के लिए, तो बिल को बैक बर्नर पर रख दिया गया। लेकिन इस बिल के न पारित होने से इतना जन आक्रोश हुआ कि ये फ्रीडम मूवमेंट में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कांग्रेस के फाइंडिंग करने में 1882 में ये बिल टेबल हुआ था, बहुत बड़ा रोल इसने प्ले किया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये आर.सी. दत्त साहब ने लिखा है। हाँ, कहा जाता है कि वायसरॉय वगैरह इनको अक्सर इकोनॉमिक मुद्दों पे कंसल्ट करते थे, है ना। इसके अलावा और भी भारतीयों की उपलब्धियां थी, जैसे महागोविंद रानडे साहब, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, है ना।
क्या कहते हैं ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज हुए। दादा भाई नौरोजी, द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, है ना, पहला भारतीय था कि अंग्रेज इंग्लैंड में जाके फिंसबरी वेस्ट कंस्टिट्यूएंसी, जहाँ के लगभग 75% के ऊपर अंग्रेजी मतदाता थे, वहां पर उन्होंने एक अंग्रेज को हराया। ये एक्सेप्टेबिलिटी थी, है दादा भाई नौरोजी की। तो ये सब अचीवमेंट्स, जगदीश चंद्र बसु became the first Indian to get an American patent, है ना। तो इन्होंने, मैं 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार मिल गया। काफी बड़ा रोल किया इन चीजों ने भारतीयों को अपने अंदर देखने के लिए। ये लोग आगे बढ़ गए जीवन में, ये लोग दकियानूस विचारों से दूर थे, जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब मिल्लत में नहीं बने थे। तो इनके पीछे पीछे एक बड़ा समूह आधुनिकता और समाज सुधार में आगे बढ़ा, ठीक है ना। जैसे स्त्रियों के घर के चार दीवारी में नहीं रखना, बाल विवाह का विरोध करना, इन्फेंटिसाइड का विरोध करना, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। तो पहला फैक्टर तो स्प्रेड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज था। दूसरा फैक्टर था सम एंटरप्राइजिंग इंग्लिश ऑफिशियल्स। इन्होंने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया है भारतीय सामाजिक परिवर्तन में। ठीक है, देखिए एक अंग्रेजी अधिकारी था जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन जब बनारस लिया गया गाजीपुर, तो हमने पहले ही बताया आपको कि अंग्रेज उसको अपने अधीन जमींदारी के रूप में ऑपरेट करते थे। तो बनारस का राज दरबार था, भाई बड़े जमींदार थे महाराजा बलवंत सिंह। इसके बाद उनके पुत्र चित सिंह जमींदार बने बनारस के। तो बनारस के जमींदार को राजा की पदवी दी गई थी। तो उनके कोर्ट में एक, हमने बताया ना कि अंग्रेज हमेशा एक अपना प्रतिनिधि रखते थे, तो रेजिडेंट बोला जाता था। तो ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में जोनाथन डंकन को अपॉइंट किया गया। जोनाथन डंकन बेसिकली बगल में बनारस के जौनपुर है। तो उन्होंने एक चीज देखा कि जौनपुर के रघुवंशी ठाकुर ये लड़कियों को जन्म लेते ही मार देते हैं। सबको नहीं, लेकिन काफी ठाकुरों में ये प्रथा थी। वो अब मारने के भी अलग अलग तरीके इजाद किए जाते थे, वेरी फैशनेबल मेथड्स। कोई नमक चटा के मारता था, कोई खोलते दूध में डुबा के मार देता था, ऐसे करके। इसके पीछे लॉजिक ये था कि भाई लड़की के विवाह के समय ठाकुर साहब को सर झुकाना पड़ेगा, पगड़ी झुकेगी। तो पगड़ी न झुकने के लिए, हाँ लड़की रहेगी नहीं, विवाह की नौबतें कहाँ से आएगी, दूसरे दरवाजे पर जाके क्यों पगड़ी झुकाना है। तो ये सब चीजें, तो जोनाथन डंकन ने इसको देखा, उसने रिप्रेजेंटेशन किया कंपनी को, कहा कि ये घिनौनी प्रथा भारत में चल रही है। एक दूसरे कंपनी के मुलाजिम थे, कैप्टन थे आर्मी में, आर्मी ऑफिसर कैप्टन अलेक्जेंडर वॉकर। कैप्टन अलेक्जेंडर वॉकर ने यही प्रथा जडेजा राजपूतों के बीच देखा कठियावाड़ में। He was posted as a resident in the काठियावाड़ में बहुत से प्रिंसली स्टेट्स थे। तो इन्होंने यही चीज वहां भी देखी, तो इन्होंने भी रिप्रेजेंट किया कंपनी को। नतीजन 1795 में रेगुलेशन 21 ऑफ बंगाल पारित किया गया, जिसके अनुसार ये हटा दिया गया, क्या कहते हैं ये, व्हाट डू यू कॉल दैट,
फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब लड़कियों की हत्या, फीमेल इन्फेंटिसाइड में बाल हत्या, तो लड़कियों की बाल हत्या। हाँ सर बच्चियां तो अपने पेरेंट्स की हाँ तो अंग्रेज इसको रोका कैसे? हैं? ब्रिटिशर्स इसको नहीं नहीं, अगर पाया गया कि आपने ऐसा किया है तो आपको दंडित किया जाएगा। पहले तो कनेक्टिविटी थे, नहीं नहीं, उनकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब जो है नेटवर्किंग, चौकीदार वगैरह हर गांव में चौकीदार होता था, दफेदार होता था, है ना। तो ये लोग थाने में जाके रिपोर्ट किया करते थे। मुखबिरी सिस्टम बहुत एनहांस था उस समय का, ठीक है। तो ये जो है ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है 1795 का। रेगुलेशन 21 ऑफ बंगाल, जो कि बाद में थोड़ा सा और परिष्कृत रूप में एंटी इन्फेंटिसाइड एक्ट के रूप में पारित हुआ। एंटी इन्फेंटिसाइड एक्ट 1870 में पारित हुआ। एंटी इन्फेंटिसाइड एक्ट। हाँ, एक मिनट आने देखने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? हाँ हाँ, कुछ कहा? अरे इतने दिन बाद तो दिखी यहाँ। हाँ, हम पहचान ही नहीं पाए। अच्छा रुको, आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। एंटी इन्फेंटिसाइड एक्ट, ठीक है ना। नाउ एक और कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट मुलाजिम थे, सर थॉमस हैसलॉफ। सर थॉमस हैसलॉफ ने पिंडारियों का दमन किया। 2-3 लाख पिंडारियों को उन्होंने मरवाया, और ये पिंडारी लुटेरे हुआ करते थे, लूटपाट रखपाट करते थे, सामाजिक स्थायित्व के लिए ये बहुत बुरे थे, है ना। सर थॉमस हैसलॉफ। पिंडारीज, और ठगी, अब ये काली के नाम पे हत्या करते थे। तो इन ठगों का दमन जो है कैप्टन जेम्स प्रिंसेप, सॉरी वो तो अशोका डिसाइफर किया था, कैप्टन विलियम स्लीमैन। देखो वो मुगली का जो तुम केस पढ़ते हो ना, वुल्फ चाइल्ड का, कि एक बच्चा जो कि भेड़ियों के बीच रहा और भेड़ियों की तरह हो गया, तो एमपी का केस है, और एमपी में भी शिवनी एक जगह है। तो उस समय कैप्टन विलियम स्लीमैन शिवनी का कलेक्टर ही पोस्टेड था, और सबसे पहले कैप्टन विलियम स्लीमैन ने ही इसको रिपोर्ट किया। बाद में उसको रडियार्ड किपलिंग, वो तो इंग्लिश के लिए पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला था, तो रडियार्ड किपलिंग के पिताजी खांडवा में कलेक्टर थे उस दिन से भी पहले। रडियार्ड किपलिंग इंडिया में ही रह गया, और वो आईसीएस वगैरह नहीं हुआ, लेकिन प्रेस रिपोर्टिंग रेगुलर करता था, और इंग्लिश के नोबेल पुरस्कार भी पाया। तो कैप्टन विलियम स्लीमैन के ही वृतांत से उसने ये एग्जाम्पल लिया, और उसने मोगली जंगल टेल्स पूरा लिखा है ना। तो कैप्टन विलियम स्लीमैन ये ठग, अभी रुको हम आ रहे हैं। हाँ, ठगी को इसने उन्मूलित किया। तो देखो कुछ एंटरप्राइजिंग इंग्लिश ऑफिसर्स थे, इन्होंने भी सामाजिक जागरण में, समाज सुधार में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। थर्ड,
देखिए अ, कुछ लेडीज ने अपने उत्थान के लिए खुद काम किया, जैसे पंडिता रामाबाई हुई, सावित्रीबाई फुले हुई, है ना। इन्होंने, कादम्बिनी गांगुली हुई, जो पहले ग्रेजुएट थी, है ना। इसके बाद क्या जोशी नाम था, वो भी साथ ही साथ एमबीबीएस हुई थी। इन लोगों ने स्त्रियों के समाज सुधार में, मार्गरेट कजन्स जो कि पहले ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का उन्होंने आयोजन किया था, तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया, ठीक है ना, वुमेन देमसेल्व्स। तो वुमेन एक्टिविस्ट, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका पंडिता रामाबाई, she was honored with the title of Kaisar-e-Hind by the English government. इन्होंने विधवा विवाह, विधवा स्थापन, नारी मुक्ति, नारी शिक्षा, इस सब के लिए बड़ा अहम रोल प्ले किया। जो बहुत इम्पोर्टेंट संस्थान इन्होंने स्थापित किया, जो आज भी रन कर रहे हैं, आर्य महिला समाज और शारदा सदन, इन्होंने स्थापित किया था, है ना। इन्होंने, ये बड़े छोटे उम्र में विधवा हो गई थी, इन्होंने अपनी आत्मकथाएं की है, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये लिख लो, इनकी बड़ी फेमस आत्मकथा है, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। अच्छा, इसके बाद एक और वुमेन एक्टिविस्ट का नाम लिख लीजिए, सावित्रीबाई फुले। नॉट ओनली इन एजुकेशन, देखिए इनके पति ज्योतिबा फुले साहब बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट के पहले नायक माने जाते हैं, उन्होंने ही दलित शब्द कॉइन किया था, है ना। तो सावित्रीबाई फुले, शी वाज द वाइफ ऑफ ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। बेसिकली हाँ, ये सही कह रहे हैं आप कि शी एस्टैब्लिश द फर्स्ट प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन इंडिया, है ना। और अपने पति, उनके पति एक किताब पत्रिका का संपादन करते थे, गुलामगिरी, तो गुलामगिरी में उन्होंने काफ़ी सहयोग किया उनको, उसको प्रकाशन में, ठीक है। और वेरी यस, बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट, वो बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट्स के जनक ही माने जाते हैं ज्योतिबा फुले, हैं। हाँ, महात्मा ज्योतिबा फुले, द फादर ऑफ द बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है। अब इसमें देखिए, ये इन्होंने गुलामगिरी एक पत्रिका का संचालन किया, उसमें अपने मैसेज को उन्होंने, हाँ, मैगजीन सब जगह फैलाया, गुलामगिरी, गुलामगिरी, जो बहुत फेमस उन्होंने संस्थाएं में स्थापित की, सत्य शोधक समाज, दीनबंधु सार्वजनिक सभा, दलित उद्धार संघ, ये सब उन्हीं की स्थापित की हुई है ना। सत्य शोधक समाज, दीनबंधु सार्वजनिक सभा और दलित उद्धार संघ, ठीक है। विमेंस एजुकेशन के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, मैंने पहले ही बताया कि सावित्रीबाई फुले ने देश का पहला प्राइमरी स्कूल एस्टैब्लिश किया।
अब इसके बाद तो फिर लोगों का एक प्रकार से कह लीजिए लय लग गया। कादम्बिनी गांगुली बिकेम द फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट, है ना, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से जो है कादम्बिनी गांगुली। फर्स्ट लेडीज ग्रेजुएट। असल में 1886 में दो लड़कियां साथ ही एमबीबीएस की थी, एक कादम्बिनी गांगुली और दूसरा आनंदीबेन जोशी। हाँ हाँ, साथी दोनों को माना जाता है फर्स्ट ग्रेजुएट। पहला पोस्ट ग्रेजुएट माना जाता है इनको, पंडिता रामाबाई को। फर्स्ट हाँ, फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर माना जाता है राजकुमारी अमृता कौर, जो कि नेहरू कैबिनेट में मिनिस्टर फॉर फैमिली वेलफेयर और हेल्थ थी। राजकुमारी अमृता कौर। अरे भाई, अमरिंदर सिंह नहीं थे पटियाला के, उन्हीं की सगी बुआ थी राजकुमारी अमृता कौर। राजघराने से साक्षात्कार रखती थी राजकुमारी अमृता कौर, द फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर। ये तो जैसे कि एक मुथु लक्ष्मी रेड्डी ने देवदासी प्रथा के खिलाफ मुहिम खड़ा किया और 1925 में देवदासी प्रथा को इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंधित कराया। देवदासी प्रथा समझ लो, दक्षिण के भारत के मंदिरों में तो इन्होंने बड़ा, तो शी वॉज द फर्स्ट लेडी to be nominated to the Madras Legislative Council, but that is not very important. The important thing is, by her human efforts, she was able to get the Devdasi system under the Human Trafficking Act, है ना, Immoral Trafficking Act. चौथा फैक्टर जो कि फिर बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट्स, इन्होंने खुद एक जो है रास्ता अपना लिया और हर जगह ये अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किए, है ना। इस संदर्भ में उन्नीस सौ 16 में जस्टिस पार्टी मद्रास में फॉर्म हुई। जस्टिस पार्टी एक्चुअली एक सेमी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप था, द्रविडियन फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन, है ना, तो उसी से ये इवॉल्व हुई थी। इसको तीन बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स ने आगे बढ़ाया, स्थापित किया। सीएन मुदालियर, टीएम नायर और पी त्यागराज शेट्टी। आगे फिर ये मूवमेंट आगे बढ़ा। 1925 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च हुआ, जिसको नेतृत्व दिया 1925 में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। एकदम बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट है, इसी से डीएमके निकला है, द्राविड़ मुनेत्र कज़गम इसी से निकला है। इसको लीड किया बहुत ही करिश्मेटिक पर्सनालिटी ने, ईवी रामास्वामी नायकर,
जिसको पेरियार कहा जाता है ना। इट वॉज लेड बाई ईवी रामास्वामी नायकर। दक्षिण में श्री नारायण गुरु ने टेम्पल एंट्री का कार्यक्रम शुरू किया। श्री नारायण गुरु टेम्पल एंट्री, हाँ, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान की स्थापना की, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम, ठीक है ना, उसकी स्थापना की। नाउ तो ये बैकवर्ड क्लास मूवमेंट्स हो गए। देखिए पांचवा जो फैक्टर था उसमें मास ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन। अब जैसे मान लीजिए रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ 1853 में, तो भाई मास ट्रांसपोर्ट है, एक डब्बे में कम से कम 150-200 लोग बैठे हैं। अब बगल में कौन ब्राह्मण है कौन हरिजन है कैसे जानते हो ना, आप ये पूछ सकते कि भाई तू कौन बिरादरी हुआ। पहले तो पूछ भी सकते थे, अब तो नहीं, पहले भी शुरू में कुछ दिन तक था ये, लेकिन बाद में इतना विरोध हुआ कि नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो अब मास ट्रांसपोर्ट में आपके अंदर कहाँ से वो भावना कास्टिज्म की रह जाएगी इस तरह की। वैसे ही चिट्ठी आ रही है 1855 में, पोस्ट एंड टेलीग्राफ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। लिखिए, सर बार्टल फ्रेरे। सर बार्टल फ्रेरे इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ। बाटे बार्टल, बार्टल, BARTLE, सर बार्टल फ्रेरे, है ना, द फादर ऑफ इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ। तो सुनिए, अब 1855, तो भाई कोई चिट्ठी लेके आ रहा है आपका, तो आप ये थोड़े पूछेंगे कि तुम कौन बिरादरी हो, कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, वो फेंक देगा चिट्ठी, है कि नहीं। तो इससे भी देखिए सोशल कॉन्शियसनेस, मतलब सोशल जो इवल्स थे कास्टिज्म वगैरह के, ये सब अपने आप खत्म हो गए। लास्ट चीज था वर्क ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। देखिए सबने देखा कि आखिर क्या वजह थी कि इतना छोटा देश, मुट्ठी भर लोग और इतने बड़े हिंदुस्तान पर काबिज होकर बैठ गए। तो उसके पीछे ये हुआ कि इनके बीच धर्म का, जाति का संकीर्ण बंटवारा नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। तो और उसी भावना से क्रिश्चियन मिशनरीज ने यहाँ सेवा भाव शुरू कर दिया। भाई वेरियर एल्विन, ये ट्राइबल्स के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा नाम है। फादर हॉफमैन, जिसने छोटा नागपुर नंसी एक्ट ड्राफ्ट किया था, वो कैथोलिक प्रीस्ट था, है ना। एंड्रू कैंपबेल, उनको द एंजल ऑफ द अफगान्स कहा जाता है, एंजल ऑफ द संथाल्स, संथाल समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया। चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है। तो ऐसे ही क्रिश्चियन मिशनरीज ने भारत में सामाजिक उत्थान के लिए बहुत काम किया। ये 6 फैक्टर्स थे which were responsible for the growth of rather the socio-religious reform movements in India.